ओके बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट की और इसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की पहले प्रकार की रिएक्शन चालू की और वो है रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ फ्यूजन ऑफ OH बॉन्ड। और इनमें हमने दो चार रिएक्शंस देखी, जैसे रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद एक्टिव मेटल्स, reactions of carboxylic acids with aqueous alkalis like aqueous NH or aqueous KOH, reactions of carboxylic acids with Na2CO3 and NaCO3। और ये सभी रिएक्शंस बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर प्रूव करती है। ओके, आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक नेचर के बारे में और थोड़ी सी जानकारी लेते, छोटा सा ही लेक्चर लेंगे आज और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। अब जैसे बच्चों देखो HCl, H2SO4, HNO3, these are the inorganic acids, mineral acids, and we know that they are very strongly acidic in nature. They are very strongly acidic in nature. कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये ऑर्गेनिक एसिड है क्योंकि उनमें कार्बन है। सल्फ्यूरिक एसिड्स को यदि छोड़ दिया जाए तो among the organic acids, carboxylic acids are the most acidic in nature. Carboxylic acids are the most acidic in nature among the organic acids only. However, they are very weak acids as compared to mineral acids like HCl, HNO3, H2SO4, etc. अब एसिड्स किसको बोलते हैं बच्चों, आपको मालूम है? ऐसा कोई भी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस जो अपने हाइड्रोजन को H पॉजिटिव आयन करके लूज करता है, जो अपने हाइड्रोजन को एज H पॉजिटिव आयन करके लूज करता है, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? एसिडिक इन नेचर एसिड बोलते हैं। तो यही हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर बच्चों आज हमें देखना है। तो देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर। देखिए ये हमारा बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड है। आज छोटा सा लेक्चर लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों, इसको हमने लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर में डाल दिया। सर लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर क्यों सर? अरे भाई ये वीक एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर में डालना पड़ता है तभी ये बराबर डिजॉल्व होता है, ओस्टोल डाइल्यूशन लॉ वगैरह फॉलो करता है, वाटर एक्सेस में लेना ही पड़ता है। अब क्या होता है, देखिए क्या होता है, रिएक्शन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए। अब ये कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स पानी के साथ रिएक्ट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। इनफैक्ट बहुत ही कम कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स पानी के साथ रिएक्ट होते हैं। मैक्सिमम कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स वैसे ही रह जाते हैं अनरिएक्टेड। अब जो रिएक्ट होते हैं वो कैसे रिएक्ट होते हैं? ये देखो, ये बॉन्ड ब्रेक, ये माइनस ये प्लस, H पॉजिटिव ने अटैक किया H2 पर, ऑक्सीजन ने अपनी लोन पेयर दे दी H पॉजिटिव को, क्या फॉर्म किया? H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। और हमें बच्चों यहाँ पे क्या मिला? RCO नेगेटिव आयन। ये हमें मिला कार्बोक्सिलेट आयन, ये हमें मिला हाइड्रोनियम आयन। सो रिमेंबर, when we dissolve carboxylic acid in large excess of water, very few carboxylic acid molecules they react with water, form carboxylate ion and hydronium ion, and maximum carboxylic acid molecules remain as it is unreacted. They remain as it is in the form of carboxylic acid molecules. यानी बच्चों आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर में डाला। कार्बोक्सिलिक एसिड ओवरऑल ये वीक एसिड है बच्चों, तो जो टोटल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स है उनमें से बहुत ही कम कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स पानी के साथ होते रिएक्ट, बहुत ही कम कार्बोक्सिलिक आयन, बहुत ही कम हाइड्रोनियम आयन तैयार होते हैं।
मैक्सिमम कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स वैसे ही रहते हैं अनरिएक्टेड, मैक्सिमम ऑलमोस्ट ऑल अमाउंट ऑफ वाटर वैसे ही रहता है अनरिएक्टेड। और बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड के इस एक्वस सॉल्यूशन में कुछ समय बाद ये अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल्स और ये आयंस, ये अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल्स और ये आयंस, इनके बीच में क्या एस्टेब्लिश होता है? इक्विलिब्रियम। क्या एस्टेब्लिश होता है? इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज पर क्या होता है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है? एग्जैक्टली इक्वल। हम बोलते कि देखो भाई रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इनके बीच में क्या एस्टेब्लिश हो गया? इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। इसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन होती रहेंगी, बट दे विल ऑकर विथ इक्वल रेट्स एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन. In such a situation, we say that an equilibrium, dynamic equilibrium has been established in between reactants and products. और बच्चों जहां कहां पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है वहां पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन. वहां पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर सकते हैं. अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? लॉ ऑफ मास एक्शन सीधा सीधा है बच्चों, मैं बताता हूं क्या बोलता है. लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि देखो भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया. रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का रेट वापस प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने का रेट दोनों क्या हो जाएंगे? एग्जैक्टली इक्वल. हम बोलेंगे भैया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या एस्टैब्लिश हो गया? इक्विलिब्रियम. और इस इक्विलिब्रियम स्टेज पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट हो रहता है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाता है? कांस्टेंट. अब इस इक्विलिब्रियम स्टेज पर समझ लो मैंने रेशियो लिया किसका? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अब सोचिए इक्विलिब्रियम स्टेज पर ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट टर्म का रेशियो भी क्या आएगा? कांस्टेंट. And this constant is denoted by K equilibrium. This constant is denoted by K equilibrium. ये बात लॉ ऑफ मास एक्शन एक स्टेटमेंट के माध्यम से हमें बताता है. सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन? लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट क्या है? वेरी सिंपल. देखिए क्या है. लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट when an equilibrium at constant temperature, when an equilibrium is established in between reactant and products, then the ratio of molar concentration of products to the molar concentration of reactants is always constant. और एक बार ध्यान से सुनिएगा, केमिकल काइनेटिक्स में पुरुषोत्तम सर आपको पढ़ाएंगे ये डेफिनेशन, ये कॉन्सेप्ट. लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट at constant temperature, when equilibrium is established in between reactants and products, then the ratio of molar concentration of products to the molar concentration of reactants is always constant. Is always constant. यानी बच्चों लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बता रहा हमें? ये बता रहा कि देखो भाई जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, एट इक्विलिब्रियम स्टेज रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या बन जाएगा? कांस्टेंट. और एट इक्विलिब्रियम स्टेज यदि आप प्रोडक्ट के मोलर कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो रिएक्टेंट के मोलर कॉन्सेंट्रेशन के साथ लेते हैं तो इस रेशियो का आंसर भी क्या आएगा? कांस्टेंट. क्योंकि दोनों टर्म कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का रेशियो भी कांस्टेंट आएगा जिसको हम के इक्विलिब्रियम लिखते हैं. यही है लॉ ऑफ मास एक्शन. तो समझ में आ गया लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोल रहा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर when equilibrium is established in between reactants and products, then the ratio of molar concentration of products to the molar concentration of reactants is always constant. This is called as law of mass action. This is called as law of mass action. चलो लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं. यहीं पे भी ये प्रोडक्ट है ये रिएक्टेंट है, इसको लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते
तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RCO नेगेटिव आयन into molar concentration of H3O positive ion upon molar concentration of unreacted carboxylic acid at equilibrium stage into molar concentration of unreacted water at equilibrium stage. ये आ गया, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किया बच्चों. चलो जाते हैं आगे. यहां तक कि आपको अच्छे से समझ में आ गया, समझ में आया ना. अब आगे जाते हैं. अब देखिए बच्चों, वाटर लिया हमने बहुत लार्ज एक्सेस, बहुत ही ज्यादा लिया और यूज होता है बहुत ही कम. उस लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर में से निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वाटर रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड. इससे होता क्या है, जितना वाटर हमने लिया था उससे बहुत ही इतना सा वाटर रिएक्ट होता है, निग्लिजिबल. तो जितना वाटर हमने लिया, प्रैक्टिकली ऐसा लगता है कि जितना वाटर हमने लिया उतना एज इट इज बाकी है. ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ रिएक्ट हो गया वाटर, क्योंकि लिया बहुत ज्यादा और रिएक्ट हो गया बहुत कम. जैसे समझ लीजिए कोई शक्कर की बोरी उठा रहा. अब शक्कर की बोरी है समझ लो 100 किलो की, कितना वेट ज्यादा, कितने शक्कर के पार्टिकल्स है, शुगर पार्टिकल्स कितने होंगे, करोड़ों में. और समझ लो ये बोरी उठा के मैं यहां से वहां ले जा रहा हूं, उसमें से 2-4 शुगर पार्टिकल्स गिर गए, तो बोरी, शक्कर के बोरी के वजन में कोई फर्क पड़ेगा क्या? कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो टोटल अमाउंट है शुगर पार्टिकल्स का, उसके हिसाब से जो गिरे पार्टिकल्स वो तो कुछ भी नहीं है, निग्लिजिबल है. तो जो शक्कर की बोरी है उसके वेट में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. जो वो शक्कर की बोरी ले जा रहा है उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि 2-4 पार्टिकल्स गिरे हैं, क्योंकि निग्लिजिबल अमाउंट है टोटल अमाउंट की तुलना में. यहां पे भी वही बात हो रही है, लिया बहुत वाटर ज्यादा और इसके साथ रिएक्ट हो गया बहुत ही कम, बहुत ही कम, बहुत ही कम. इससे होता क्या है, प्रैक्टिकली ऐसे लगता है कि जितना हमने वाटर लिया उतना एज इट इज बाकी है. प्रैक्टिकली ऐसे लगता है कि जैसे वाटर मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिकली क्या है, कांस्टेंट. ऐसे लगता ही नहीं कि कुछ डिक्रीज हो गया, रिएक्ट हो गया. लिया बहुत ज्यादा, रिएक्ट हो गया बहुत ही कम, बहुत ही कम. तो practically in this reaction the concentration of water remains constant. तो यहां पे बच्चों हम कांस्टेंट लिखेंगे. चलो इधर आ जाओ. अब के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RCO नेगेटिव आयन एट इक्विलिब्रियम स्टेज into molar concentration of hydronium ion at equilibrium stage upon molar concentration of unreacted carboxylic acid at equilibrium stage into constant. चलो कांस्टेंट को इधर लाओ. तो के इक्विलिब्रियम इंटू कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RCO negative ion into molar concentration of H3O positive ion upon molar concentration of RCOH. अब बच्चों ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है. दो कांस्टेंट टर्म्स का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, एक नया कांस्टेंट. अब ये जो नया मॉडिफाइड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसको हम दिखाते हैं बच्चों के ए से. किसे दिखाते हैं हम इसको, के ए से, के ए. एंड दिस के ए is equal to molar concentration of RCO negative ion into molar concentration of H3O positive ion upon molar concentration of unreacted carboxylic acid at equilibrium stage. What is K? K actually it is the modified equilibrium constant. इन दोनों का प्रोडक्ट है K. It is called as dissociation constant of weak acid, or it is called as ionization constant of weak acid. It is also called as acidity constant of weak acid. Acidity constant of weak acid. तो ये एक्सप्रेशन बच्चों हमें ये मिला,
K is equal to molar concentration of R CO negative ion into molar concentration of H3O positive ion upon molar concentration of RCOOH. Where K is the modified equilibrium constant, it is called as dissociation constant of weak acid, ionization constant of weak acid और acidity constant of weak acid. हर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए एट अ गिवन टेम्परेचर K की वैल्यू फिक्स होती है. क्या आप बताएं मैंने? देखो, हर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए एट अ गिवन टेम्परेचर K की वैल्यू फिक्स होती है. K की वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है एट अ गिवन टेम्परेचर. ये हो गया. अब सोचिए, K की वैल्यू और कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर, इनमें क्या रिलेशन है? सोचिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर आइए, कार्बोक्सिलिक एसिड जितना ज्यादा पानी के साथ रिएक्ट होगा, डिसॉल्व होगा, उतना आयंस का कांस्टेंट ज्यादा रहेगा. बराबर. अब इधर आ जाइए, अब आयंस का कांस्टेंट ज्यादा रहेगा तो K की वैल्यू भी क्या रहेंगी? ज्यादा. और इस हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा, उतना कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिड नेचर भी क्या रहता है? ज्यादा. एक बार और देख लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड पानी के साथ जितना ज्यादा रिएक्ट होगा, उतने आयंस का कांस्टेंट ज्यादा, ये आयन का कांस्टेंट ज्यादा, एसिडिक नेचर ज्यादा, और इसका कांस्टेंट ज्यादा, तो K की वैल्यू भी ज्यादा. यानी आपको बच्चों समझ में आया होगा कि एसिडिक नेचर of carboxylic acid is directly proportional to K value. Acidic nature of carboxylic acid is directly proportional to K value of acid. कितना आसान है बच्चों. मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और तो वीक एसिड होते हैं. अब कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई थोड़े ज्यादा एसिडिक, कोई थोड़े कम एसिडिक. तो कार्बोक्सिलिक एसिड की K वैल्यू जितनी ज़्यादा, उतना उसका एसिडिक नेचर भी ज़्यादा. ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है बच्चों. कभी कभी नीट एग्जाम में, PMT एग्जाम में, जेईई एग्जाम में क्या करते हैं, वो बोलते कि देखो भाई 4 कार्बोक्सिलिक एसिड है और उनकी K वैल्यूज है ABCD. इनमें से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा? तो सीधी सी बात है बच्चों, जिस कार्बोक्सिलिक एसिड की K वैल्यू मैक्सिमम उन 4 में, उसका एसिड नेचर सबसे ज्यादा. जिसकी K वैल्यू इन 4 में मिनिमम, उसका एसिड नेचर भी मिनिमम. तो एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स K वैल्यू. मोर द K वैल्यू, मोर द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. लोअर द K वैल्यू, लोअर द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. लेकिन बच्चों, मैं आपको एक नया बात बताना चाहता हूं. आजकल हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एसिडिक नेचर कंपेयर करने के लिए, आजकल हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एसिडिक नेचर कंपेयर करने के लिए K वैल्यू जनरली यूज नहीं करते. क्यों सर? अरे भाई ये K वैल्यू ऐसी आती है 1.815 इंटू 10⁻⁵, फिर आती है समझ लो 16.23 इंटू 10⁻⁻⁶ वगैरह. मतलब नंबर रहता है, ये नंबर भी अलग अलग है, पावर भी अलग अलग है. अब बच्चे बेचारे अपने सादे सुधे रहते हैं, आपको मालूम है, सीधे साधे, वो कंफ्यूज होते हैं. पावर भी अलग, नंबर भी अलग, कंपेयर करेंगे तो कैसा, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, वो जल्दी ध्यान में नहीं आता. ये पावर होने के कारण नंबर भी अलग, 10 की पावर भी अलग. तो स्टूडेंट्स कैनॉट कंपेयर K वैल्यूज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स वेरी इजीली, दे गेट कंफ्यूज. क्या करना फिर? इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एसिडिक नेचर इजीली कंपेयर करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने बच्चों तुम्हारे लिए एक नई कॉन्सेप्ट बताई. और वो नई कॉन्सेप्ट है बच्चों, इधर आ जाइए, ये कॉन्सेप्ट है pKa. एंड pKa is equal to minus log to the base 10 of Ka. pKa is equal to minus log to the base 10 of Ka. pK is defined as negative logarithm of K with respect to base 10. अब सोचेगा, ध्यान से सुनिए.
कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर ज्यादा, उसकी के वैल्यू ज्यादा। सोचिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिड नेचर ज्यादा, उसकी के वैल्यू ज्यादा। के वैल्यू ज्यादा, ये माइनस एन अभी रहने दो, के वैल्यू ज्यादा, उसके लॉग की वैल्यू भी ज्यादा। आपको मालूम है जितनी वैल्यू बढ़ी लॉग की वैल्यू भी बढ़ी। कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिड नेचर ज्यादा, के वैल्यू ज्यादा, के वैल्यू ज्यादा, उसके लॉग की वैल्यू भी ज्यादा। लेकिन ये बड़ी वैल्यू जो आ रही बच्चों, उसके पहले कौन सी साइन आ रही रे? माइनस साइन। और जैसे किसी संख्या के पहले, किसी नंबर के पहले माइनस साइन लग जाती है, उसकी वैल्यू धड़ाम से गिर जाती है, उसकी वैल्यू धड़ाम से गिर जाती है। माइनस, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नेचर ज्यादा, के वैल्यू ज्यादा, के वैल्यू ज्यादा, लॉग ऑफ के वैल्यू ज्यादा। लेकिन ये जो ज्यादा वैल्यू आ रही है उसके पहले क्या लग रही साइन? माइनस। जैसे माइनस साइन लगती है वो वैल्यू क्या हो जाती है? एकदम कम। यानी पी के वैल्यू क्या होंगी? एकदम से कम। यानी बच्चों हम ये बोल सकते हैं कि एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड is directly proportional to its K value and it is inversely proportional to its pK value. Its pK value. कार्बोक्सिलिक एसिड की pK वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर कम, और उल्टा कार्बोक्सिलिक एसिड की pK वैल्यू जितनी कम उतना एसिड नेचर ज़्यादा, और pK वैल्यू ज़्यादा तो एसिडिक नेचर कम। तो रिमेंबर, acidic nature of carboxylic acid is directly proportional to its K value and is inversely proportional to its pK value. तो ये हो गया बच्चों acidic nature of carboxylic acids के बारे में। ये तो ट्रेलर है बच्चों, अभी पूरा पिक्चर, पूरा सिनेमा बाकी है। और अगला टॉपिक बहुत 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 ही कॉन्सेप्चुअल है और मजा आती है पढ़ाने में और पढ़ने में, क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स है जिसमें हम अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एसिडिक नेचर के ऑर्डर देखेंगे, कोई ज़्यादा एसिडिक क्यों, कोई कम एसिडिक क्यों, ये सब बातें हम देखने वाले हैं। ये दो ऑर्डर आपको देखने हैं। और समझ लो किसी ने 4 एसिड से चारों की पीके वैल्यू दी हुई है और पूछा है भाई इसमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा एसिडिक मतलब उसकी पीके वैल्यू लोएस्ट होनी चाहिए। देखो 4 में से पीके वैल्यू किसकी लोएस्ट है? जिसकी पीके वैल्यू लोएस्ट उसका एसिड नेचर हाईएस्ट, जिसकी पीके वैल्यू हाईएस्ट उसका एसिड नेचर लोएस्ट। तो इस तरह से ये हो गया बच्चों एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया? ये वीडियो लेक्चर आप 1 बार 2 बार देखिए, फिर अपने पीडीएफ फाइल मैंने भेजी है उसमें से पढ़िए 1 बार 2 बार, जितनी बार आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता उतनी बार पढ़िए। जब आपको पूरा सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि नहीं मुझे अच्छे समझ में आ गया, तब ठहरिए। ठीक है, अब अगले लेक्चर में इसके आगे का टॉपिक देखते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो मिस नहीं करना। मिस करेंगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहीं पे ठहरता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।